क्या ईरान अपने ही जाल में फंस गया है? तो 1 अक्टूबर 2024 को 180 बैलिस्टिक मिसाइल्स इजराइल के खिलाफ फायर करने और इसे रिटेलिएशन का नाम देने के बाद ईरान एक स्टेटमेंट जारी करता है कि ये हमला इजराइल के खिलाफ सिर्फ एक एक्ट ऑफ सेल्फ डिफेंस था और ईरान कोई वॉर नहीं चाहता है। अब यहाँ ईरान के इस स्टेटमेंट से ये सवाल उठता है कि जब ईरान के जरिए फंड किए जा रहे हमास और हिजबुल्ला जैसे टेररिस्ट ग्रुप्स इजराइल के खिलाफ वॉर लड़ ही रहे हैं, तो ईरान खुद इजराइल के खिलाफ एक ऑल आउट वॉर में क्यों नहीं उतरना चाहता? अब मित्रों, इसके पीछे ईरान का सिर्फ इजराइल की मिलिट्री पावर या उसके भयंकर नेटवर्क से घबराने की बात ही नहीं है, बल्कि इसके पीछे कई जियोपॉलिटिकल, इकोनॉमिक और स्ट्रेटेजिक रीजंस भी हैं, जिनकी वजह से ईरान इजराइल के साथ एक ऑल आउट वॉर अफोर्ड ही नहीं कर सकता है। जिसकी वजह से ही ईरान नो पीस नो वॉर इस नाम की एक स्ट्रेटेजी का भी इस्तेमाल करता है, जो कि अपने आप में काफी खतरनाक स्ट्रेटेजी है, जिसकी बात हम इस वीडियो में आगे करेंगे। लेकिन एक दूसरा सवाल तुम्हारे मन में जरूर आ रहा होगा कि आखिर ईरान इस वॉर की सिचुएशन में खुद पड़ा ही क्यों? वो क्या वजह थी कि उसे इजराइल पे ये अटैक्स करने पड़े, जिसकी वजह से वो आज ऐसी सिचुएशन में फंस गया? अब अगर सीधे जवाब पे आए तो मित्रों, ये तो अपन सब जानते हैं कि कैसे 7 अक्टूबर 2023 को शुरू हुई इजराइल हमास वॉर शुरू तो इजराइल और हमास के बीच हुई थी, पर आज इजराइल सिर्फ हमास से ही नहीं बल्कि उसके साथ के टेररिस्ट ग्रुप्स हिजबुल्ला और हुतीस से भी लड़ रहा है। जहां ये कहना गलत नहीं होगा कि इजराइल इनडायरेक्टली ईरान के खिलाफ ऑलरेडी वॉर लड़ रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि इन तीनों ही ग्रुप्स, गाजा में हमास, साउथ लेबनान में हिजबुल्ला और यमन देश में हुतीस, इनमें दो मेन चीजें कॉमन है। पहली ये कि इन तीनों को ही ईरान भर भर के फंड्स देता है, और दूसरी ये कि ईरान की तरह ही ये तीनों वेस्टर्न पावर्स और खासकर इजराइल से नफरत करते हैं और उसे खत्म करना चाहते हैं। इसलिए इन तीनों ग्रुप्स को ईरान का प्रॉक्सी माना जाता है, जहां इन्हें एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस इस नाम से भी जाना जाता है। वॉर की शुरुआत से ही इजराइल की कार्यवाही एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड रही है, जहां वो साम दाम दंड भेद हर तरीके से इन ग्रुप्स के खिलाफ लड़ रहा है, और ये चीज अब ईरान के लिए प्रॉब्लम बढ़ाती जा रही है। जहां इजराइल का मैसेज साफ है कि वो तभी रुकेगा जब वो अपने दुश्मनों को खत्म कर देगा, जो कि वो कर भी रहा है। एग्जाम्पल के लिए पिछले कई महीनों में इजराइल ने हमास के ज्यादातर टॉप कमांडर्स को खत्म कर दिया है, और तो और इसके साथ ही इजराइल न सिर्फ हमास के हथियारों को, साथ ही उसके एसेट्स, उसकी संपत्तियों को भी लगातार निशाने पर लेकर खत्म कर रहा है, जिससे हमास अब काफी बैकफुट पर आ चुका है। बाकी अगर हिजबुल्ला की बात करें तो चाहे वो 3000 से ज्यादा पेजर्स या वॉकी टॉकीज का फटना हो, या 27 सितंबर 2024 को बेरूत में हिजबुल्ला हेडक्वार्टर्स में ही हिजबुल्ला चीफ हसन नसरल्ला को एयर स्ट्राइक्स में खत्म करना हो, इजराइल ने हिजबुल्ला की टॉप लीडरशिप और उसके पूरे नेटवर्क को भी हिलाकर रख दिया है। हमास और हिजबुल्ला की तरह ही हुतीस ने भी गाजा वॉर की स्टार्टिंग से इजराइल के खिलाफ मिसाइल्स और ड्रोन अटैक्स करे हैं, जिनके जवाब में इजराइल यमन में जाकर हुती टारगेट्स पे भी एयर स्ट्राइक्स कर रहा है। और मित्रों, एक के बाद एक ये सभी इवेंट्स ईरान और इजराइल को डायरेक्टली आमने सामने लेकर आ रहे हैं। अप्रैल 2024 से पहले ईरान डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं था इस वॉर में, बल्कि अपने प्रॉक्सीज के थ्रू हमला करा रहा था। पर 13 अप्रैल की रात ईरान ने इजराइल पे 300 से ज्यादा ड्रोन्स और मिसाइल से अटैक किया, जिसे उसने यूएन चार्टर के आर्टिकल 51 का हवाला देते हुए 1 अप्रैल को दमस्कस में मौजूद ईरानियन एम्बेसी पर हुई इजरायली एयर स्ट्राइक के खिलाफ रिटेलिएशन कहा। फिर आता है 1 अक्टूबर का अटैक, जो देखने में तो खौफनाक था, पर इजराइल को नुकसान पहुंचाने से ज्यादा इसने वॉर की इस आग में घी डालने का काम किया। अब सवाल उठता है कि आखिर ईरान जब वॉर नहीं चाहता था तो उसने ये अटैक्स किए क्यों? तो मित्रों, ईरान की वो नो पीस नो वॉर वाली स्ट्रेटेजी याद है? इस स्ट्रेटेजी के तहत ईरान वेस्टर्न पावर्स और इजराइल, इनके खिलाफ खड़े रीजनल टेररिस्ट ग्रुप्स को फुल सपोर्ट देता है, ताकि वो बिना डायरेक्टली कॉन्फ्लिक्ट में आए इनडायरेक्टली उन्हें कमजोर कर सके और मिडिल ईस्ट में अपनी पावर दिखा सके, जो कि वो इस वॉर में कर भी रहा था। जहां उसे लगा था कि ये वॉर इजराइल को काफी हद तक कमजोर कर देगी, पर जिस तरह से इजराइल ने इन ग्रुप्स के खिलाफ एक्शन लिए हैं, खासकर हमास और हिजबुल्ला के खिलाफ, उससे बात सीधे सीधे ईरान की क्रेडिबिलिटी कम होने और एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस के लीडर के तौर पर कुछ ना कर पाने पर ही आ गई। अब अगर ईरान अटैक ना करता तो उसका दबदबा कम होने का डर था, और जो अटैक कर दिया है उससे वो डायरेक्टली इस वॉर में इन्वॉल्व हो गया, जो कि वो चाहता नहीं था। इन शॉर्ट, ये अटैक्स करना ईरान के लिए दो धारी तलवार की तरह रहे। अब ईरान इजराइल के खिलाफ एक ऑल आउट वॉर क्यों नहीं चाहता है, उसके पीछे बेसिकली 3 रीजंस हैं। रीजन नंबर 1 है इकोनॉमिक फ्रेजिलिटी। पिछले कई सालों से यूएस और उसके अलाइज ने ईरान के ऊपर कई कड़े सैंक्शंस लगा रखे हैं, जिसकी वजह से उसकी इकोनॉमी काफी कमजोर हो चुकी है।
इतनी कि एक अमेरिकन डॉलर ईरान के लगभग 42,102 रियाल्स के बराबर है। इन सैंक्शंस के चलते ईरान के ऑयल एक्सपोर्ट्स, जो कि उसकी इकोनॉमी के बैकबोन हैं, उन पे भारी इंपैक्ट पड़ा, जहां ईरानियन ऑयल के खरीदार काफी कम हो गए। इस वजह से वहां भयंकर महंगाई, बेरोजगारी और सोशल अनरेस्ट बढ़ता जा रहा है। ऐसे में हिजबुल्लाह जैसे ग्रुप्स को फंडिंग करना ईरान को सीधे वॉर छेड़ने के मुकाबले काफी सस्ता पड़ता है। अगर वॉर हुई तो ईरान पे और कड़े सैंक्शंस लग सकते हैं, जिससे उसकी इकोनॉमी और भी नीचे गिर सकती है। साथ ही एक ऑल आउट वॉर से ईरान के इंफ्रास्ट्रक्चर और उसके की एसेट्स जैसे ऑयल रिफाइनरीज, न्यूक्लियर साइट्स, पोर्ट्स, इनको भी तबाही का सामना करना पड़ सकता है, जो कि ईरान की इकोनॉमी को पूरी तरह ही ठप कर देगा। रीजन नंबर 2 है इंटरनल इंस्टेबिलिटी। अब ईरान के लिए प्रॉब्लम सिर्फ देश के बाहर ही नहीं बल्कि अंदर भी हो रखी है। ईरान की पॉलिटिकल रेजिम को लेकर ईरान में वहां के लोगों के बीच असंतोष की भावना बढ़ती जा रही है। बीते कुछ सालों में ईरान के अंदर कई बड़े विरोध प्रदर्शन हुए, जिनमें वुमेन लाइफ फ्रीडम मूवमेंट भी शामिल है। इसके अलावा वहां की रेजिम की एंटी अमेरिका और एंटी इजराइल स्टेट आइडेंटिटी और दोनों देशों के साथ लगातार कॉन्फ्लिक्ट में बने रहने की नीति, इसको लेकर भी ईरान में असहमति वाली विचारधारा भी है। इसलिए ईरान की अथॉरिटीज में ये टेंशन है कि डायरेक्टली वॉर में उतरना इन असहमति की आवाजों को और सामने लाएगा और वहां की रेजिम की एग्जिस्टेंस को गंभीर तौर पे खतरे में डाल देगा। और इसके मायने इसलिए भी बढ़ जाते हैं क्योंकि अमेरिका और इजराइल भी काफी टाइम से ईरान में रेजिम चेंज करवाना चाहते हैं, जिसका हिंट अभी 30 सितंबर 2024 को ही खुद इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू देते हैं, जब आखिर में ईरान फ्री हो जाएगा, और जो कि लोगों की सोच से कहीं ज्यादा जल्दी होगा, तब सब कुछ बदल जाएगा। ये उनके द्वारा ईरान के लोगों को सीधे एड्रेस करने के दौरान कहा गया था। बाकी अब आते हैं रीजन नंबर 3 पे, मिलिट्री डिसएडवांटेज। देखो, भले ही ईरान के पास भी मिलिट्री पावर है, पर ईरान ये चीज अच्छे से जानता है कि इजराइल के मुकाबले में उसकी यही मिलिट्री पावर काफी कमजोर है। इजराइल के पास हाईली एडवांस्ड मिलिट्री है, जिसके पास लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के हथियार मौजूद हैं। बाकी उनका मिलिट्री नेटवर्क कितना स्ट्रांग है, उसका नजारा हमें ऑलरेडी हिजबुल्लाह पर हुए पेजर अटैक से मिला। ईरान के पास मॉडर्न एयरफोर्स और कैपेबल मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स की कमी है। भले ही ईरान के पास एक बड़ा मिसाइल आर्सेनल है, लेकिन वो ये बात जानता है कि आज के टाइम में इजराइल से डायरेक्ट वॉर लड़ना न सिर्फ उसकी मिलिट्री फैसिलिटीज पर बल्कि उसकी न्यूक्लियर साइट्स पर भी तबाही लाने वाली एयर स्ट्राइक्स करवा सकता है। एक तरफ जहां इजराइल खुद में ही एक काफी शक्तिशाली देश है, उसके पास अमेरिका के साथ साथ यूके, जर्मनी जैसे कई वेस्टर्न कंट्रीज का भी फुल सपोर्ट है। वहीं ईरान के केस में अपन ऐसा नहीं कह सकते हैं। 4 अक्टूबर 2024 को ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई ने मुस्लिम देशों को इजराइल के खिलाफ एकजुट होने की अपील की, जो कि गाजा वॉर के दौरान वैसे भी ईरान की कोशिश रही है, लेकिन अभी तक ईरान इसमें बुरी तरह फेल हुआ है। गाजा वॉर की स्टार्टिंग से ही सभी अरब देशों की सरकारों का इसे लेकर जो एटीट्यूड रहा है, वो ये साफ करता है कि ये सभी देश इस रीजन में पीस चाहते हैं और खासकर इजराइल के साथ कॉन्फ्लिक्ट में नहीं जाना चाहते हैं, ताकि उनकी ग्रोइंग इकोनॉमी पर खतरा ना आए। इवन ईरान को सपोर्ट देने वाले देश जैसे रशिया और चाइना, जो एक तरफ ये चाहेंगे कि ईरान इजराइल के इस कॉन्फ्लिक्ट में यूएसए उलझ जाए, पर वो भी मिडिल ईस्ट में एक ऑल आउट वॉर देशों के बीच नहीं चाहेंगे, क्योंकि मित्रों इसका असर सिर्फ ईरान, इजराइल या सऊदी अरेबिया जैसे अरब कंट्रीज पर ही नहीं होगा, बल्कि दुनिया के हर एक देश पे होगा, यानी हमारे प्यारे भारत पर भी। और वैसे भी गाजा वॉर की वजह से पहले ही भारत का एक बड़ा ड्रीम प्रोजेक्ट, जिससे भारत को काफी फायदा होता, वो अब ठंडे बस्ते में जाता दिख रहा है। उस प्रोजेक्ट की बात मैंने इस वीडियो में की है, क्लिक करके देख सकते हो। बाकी अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कर देना। मैं मिलता हूं तुमसे अगली ही वीडियो में। टिल देन सब्सक्राइब कर लो।